अच्छा, अब ना हमने क्लोरोप्लास्ट कर लिया था, लेकिन हमने उसको लेबल नहीं किया था, डायग्राम के थ्रू उसको नहीं देखा था। तो क्लोरोप्लास्ट के तो हमने फंक्शन और स्ट्रक्चर भी देख लिया था कि ये ऑर्गेनील जो है वो साइटोप्लाज्म के होता है, अंदर होता है, जहाँ पे फोटोसिंथेसिस प्लेस होती है। और उसके अलावा फोटोसिंथेसिस होती है, और उसके अलावा क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक ग्रीन पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल, जो कि लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और केमिकल एनर्जी में ट्रांसफर कर देता है, यानी कि फूड के अंदर, ग्लूकोज के अंदर। ये हमने पढ़ लिया था। अब इसकी हम लेबलिंग देख लेते हैं। अब ये जो क्लोरोप्लास्ट है ना, ये हमारे सेल के अंदर, प्लांट सेल के अंदर कुछ इस तरह से बने हुए होते हैं, जैसे बर्गर की डबल ट्रिपल पैटी वाला बर्गर नहीं होता, बिल्कुल वैसा होता है ये। तो अगर आप इसको थोड़ा नोटिस करो ना, तो ये हमारे पास है, उम, इसको हम कहेंगे फोटो सिंथेटिक मेम्ब्रेन। फोटोसिंथेटिक मेम्ब्रेन हैविंग क्लोरोफिल। इसके अंदर हमारे पास क्लोरोफिल होता है, जो कि असल काम करता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल, और ये बिल्कुल बर्गर के डबल ट्रिपल पैटी की तरह दिखने में लगेगा। उसके अलावा अगर आप यहाँ देखो, तो ये बड़ा सा ये क्या है, ये स्टार्च ग्रेन है। हमने ये पढ़ा था कि हमारा जो प्लांट सेल है, वो ग्लूकोज़ को स्टोर नहीं कर सकता। वो बनाता तो ग्लूकोज़ ही है, लेकिन वो ग्लूकोज़ को स्टोर नहीं करता, क्योंकि वो सॉल्युबल है वाटर के अंदर, और सेल के अंदर पूरा ही पानी होता है मोस्ट प्रोबेबली, तो पूरे प्लांट सेल के अंदर वो फैल जाएगा, जिसकी हमें नीड नहीं है। तो इस वजह से हमें जो है वो प्लांट जो है वो स्टार्च ग्रेन्स के अंदर जो है ना, उसको कन्वर्ट कर देता है। और इसकी प्रेज़ेंस जो है वो आप पढ़ोगे आगे जाके, कि जब हम उसको आयोडीन उसके ऊपर लगा लेंगे ना, प्लांट सेल के अंदर अगर आप आयोडीन डाल दो, तो वो ब्लू ब्लैक टर्न हो जाएगी, ब्लू ब्लैक हो जाएगा वो पत्ता जो है ना, टर्न्स ब्लू ब्लैक, शोज़ प्रेज़ेंस ऑफ स्टार्च ग्रेन। उससे आपकी प्रेज़ेंस शो होती है, ठीक है? स्टार्च ग्रेन की। उसके अलावा यहाँ पे ये तो लिपिड्स हैं, लेकिन ये हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए मैंने इसको कैंसल आउट भी कर दी है। तो ये लिपिड्स हैं, लेकिन ये हमारे पास सिलेबस में नॉ इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है? उसके अलावा ये है कि बस ये क्लोरोप्लास्ट का ना मुझे डायग्राम आपको लेबल करके दिखाना था, क्योंकि ये मैं लास्ट क्लास में नहीं दिखा पाई थी, लास्ट पॉइंट पे। उसके बाद हमारे पास है जो सिक्स्थ हमारा ऑर्गेनील, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रियन इसलिए है क्योंकि ये सिंगुलर है। काफ़ी स्टूडेंट्स ने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा होगा, तो स्टूडेंट्स बोलेंगे ये कैसा नाम है? तो बेसिकली क्या है कि अगर माइटोकॉन्ड्रिया बोल रहे हैं हम, तो उसको हम कहेंगे कि ये प्लूरल है, और अगर माइटोकॉन्ड्रियन है तो फिर सिंगुलर होगा। अच्छा, अब हमारे जो सिलेबस में है वो ये है कि हम इसको डायग्राम के थ्रू रिकॉग्नाइज़ करें। शुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज। हमें इसकी डायग्राम बनानी नहीं है, लेकिन हमें इसको रिकॉग्नाइज करना होगा, इसलिए मैं आपको डायग्राम्स दिखा रही हूँ उन ऑर्गेनील्स की जिनकी ज़रूरत है। पहले ये जो है ना वो सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं था, ये 3 इयर्स से इंक्लूड हुआ है, सही है? तो अब 3 इयर्स पहले के अगर आप पास्ट पेपर्स देखोगे ना, तो उसमें आपको ये नहीं मिलेगा, लेकिन अब क्योंकि इस पे क्वेश्चंस आ रहे हैं और ये सिलेबस में इंक्लूडेड है। अब इसको अगर हम लेबल करें तो किस तरह से करेंगे कि ये जो हमारे पास है ना, इसमें 2 मेम्ब्रेन्स हैं। एक तो ये मेम्ब्रेन है, जो बाहर आपको नज़र आ रही है, और दूसरी मेम्ब्रेन कौन-सी है, जो यहाँ पे दूसरी जो फ़ोल्डेड मेम्ब्रेन है। एक ये मेम्ब्रेन है, और एक इसको दूसरे कलर से देखते हैं। एक तो हमारे पास ये बाहर वाली मेम्ब्रेन हो गई, और दूसरी ये वाली मेम्ब्रेन है जो अंदर है। 2 मेम्ब्रेन्स हैं इसकी। इट हैज़ 2 मेम्ब्रेन्स। सही हो गया? एक ये और एक बाहर वाली। तो इसकी 2 मेम्ब्रेन्स हैं, और जो इनर वाली मेम्ब्रेन है ना, उसको हम कहते हैं क्रिस्टा। अच्छा, इन 2 मेम्ब्रेन्स को ना एग्ज़ाम्पल एनवेलप्स भी कहता है। मेम्ब्रेन्स की जगह वो एनवेलप्स भी कह सकता है। यहाँ पे उसका सर्कुलर डीएनए है, ये इसका सर्कुलर डीएनए है, ये वाला जो बीच में है। अब इसका एक अपना डीएनए है, और इसका जो है वो एक अपना अपने राइबोसोम्स हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखो तो ये जो डॉट नज़र आ रहे हैं ना आपको, ये राइबोसोम्स हैं। बट ये हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हम इनको फर्दर नहीं पढ़ेंगे। हमें सिर्फ प्लांट सेल के अंदर जो राइबोसोम्स हैं और डीएनए है ना, वो पढ़ना है। इसके माइटोकॉन्ड्रियन के अलग से जो भी डीएनए है और राइबोसोम है, उसको हम अलग से नहीं पढ़ेंगे। अच्छा, अब ये जो फ़ोल्डेड फ़ोल्डेड मेम्ब्रेन बना हुआ है ना, ये वाला, इसको हम कहते हैं कलेक्टिवली क्रिस्टा।
ये जो फ़ोल्डेड मेम्ब्रेन्स है ना, हम उसको कहेंगे क्रिस्टा और इसी के अंदर असल इसका फ़ंक्शन है जो होता है। सही है, तो अब हमने लेबलिंग पढ़ ली और ये देख लिया कि इसके 2 मेम्ब्रेन्स हैं जिनको एनवेलप भी कहते हैं, इसका अपने राइबोसोम्स और सर्कुलर डीएनए है, ठीक है? अब हम इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। अब बेसिकली अच्छा इसके स्ट्रक्चर को मैं इसी तरह से एक्सप्लेन करती हूँ कि अब ये जो है ना ये माइटोकॉन्ड्रिया ये साइटोप्लाज़्म में होता है सेल के, प्लांट सेल के, ठीक है? और उसके अलावा जो है ना इसके हमने 2 मेम्ब्रेन्स पढ़ लिए, उसके फोल्ड्स देख लिए और क्रिस्टा। अब इसका जो मेन फंक्शन है ना, वो ये है कि यहाँ पे मैंने लिख लिया है सारा जो भी कि 2 मेम्ब्रेन्स होते हैं, आउटर मेम्ब्रेन है और इनर मेम्ब्रेन है और इनर मेम्ब्रेन के काफ़ी सारे फोल्ड्स हैं और उसको क्रिस्टा कहते हैं। अब फंक्शन क्या है कि काफ़ी स्टूडेंट्स जो है ना इसको ये कहते हैं कि इट्स अ पावर हाउस सेल। अब ये टोटली रॉन्ग हो गया। ये पहले किसी टाइम पे ये चल जाती थी डेफिनेशन, लेकिन अब ये टोटली गलत है। अगर ये किसी ने लिख लिया तो वो गलत हो जाएगा। ये पहले होता था, अब नहीं है। अब हम इसका जो फंक्शन डिस्क्राइब करते हैं वो ये कहते हैं कि इट इज़ अ साइट ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन। यहाँ पे एरोबिक रिस्पायरेशन होती है व्हिच अकर्स ऑन द क्रिस्टा। क्रिस्टा यानी जो इसका मेम्ब्रेन था, उसके अंदर जो फोल्ड्स थे, उसके अंदर इसकी एक्टिव ट्रांसपोर्ट कह रही हूँ, एरोबिक रिस्पायरेशन होती है और इस एरोबिक रिस्पायरेशन के प्रोसेस से एनर्जी रिलीज होती है हमारे ग्लूकोज से। अब बेसिकली जो भी हमारे पास फूड की चीजें होती है ना, उनके अंदर बाय डिफॉल्ट केमिकल एनर्जी भरी हुई होती है। कोई भी आप फूड ले लो, जैसे ग्लूकोज ले लो या प्रोटीन्स ले लो, कोई भी फूड्स होते हैं उनके अंदर ऑलरेडी बिल्ट इन केमिकल एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। अब होता क्या है कि जब प्लांट सेल आपका ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है, तो उसके अंदर एक केमिकल एनर्जी है, तो अब वो एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू होती है रिलीज। उस एनर्जी को, स्टोर्ड एनर्जी को रिलीज करना हो तो हम रेस्पिरेशन करते हैं। तो रेस्पिरेशन में आप कभी ये नहीं कहना कि रेस्पिरेशन जो है वो प्रोड्यूस करती है। रेस्पिरेशन डज नॉट प्रोड्यूस, इट रिलीजेस एनर्जी। क्योंकि प्रोड्यूस का क्या मतलब है कि वो एक नई एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है, लेकिन फूड के अंदर ऑलरेडी केमिकल एनर्जी होती है, उसको बस रिलीज करना होता है। किस प्रोसेस के थ्रू? एरोबिक रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन दो होती है ना, एनाएरोबिक एनाएरोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब हमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस चाहिए उसमें। अब हम एरोबिक रेस्पिरेशन को थोड़ा-सा पढ़ लेते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब, एरोबिक मतलब कि आपके ऑक्सीजन की नीड है और रेस्पिरेशन होती है बिल्कुल ऑपोजिट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इसकी इक्वेशन देख लेते हैं हम साथ ही साथ। जैसे हमने फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन देखी थी ना, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिला के हमें ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलता है, इसमें बिल्कुल इसके ऑपोजिट लेना है। ग्लूकोज का फॉर्मूला था C6H12O6। ये हमने ग्लूकोज ले लिया, फिर हमने ऑक्सीजन ले लिया और यहाँ पे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन गया। बस आप इसको बैलेंस कर दो। तो बिल्कुल फोटोसिंथेसिस के ऑपोजिट होती है ये। ये हमारा ग्लूकोज है, यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन है। बिल्कुल जैसे अब ग्लूकोज से हमें एनर्जी रिलीज करनी है ना, तो हम हमारे पास पहला जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट होना चाहिए वो होना चाहिए ग्लूकोज। और क्योंकि ये एरोबिक रिस्पायरेशन है तो इसके अंदर हमें जो है वो चाहिए ऑक्सीजन। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हमें लिखनी है वो है एनर्जी रिलीज। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एनर्जी रिलीज़्ड आपने लाज़मी लिखना है, क्योंकि असल जो हम एरोबिक रेस्पिरेशन करवा रहे हैं, वो करवा ही इसलिए हैं कि हमें एनर्जी चाहिए। उस फूड में जो केमिकल एनर्जी एक्ज़िस्ट करती है ऑलरेडी, उसमें से हमें जो है वो एनर्जी रिलीज़ करवानी है। और ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है ना, ये हमारी होती है क्रिस्टास के अंदर। ये जो क्रिस्टा यहाँ पे हमने बनाया था ना ये यहाँ से ऐसे ये जो फ़ोल्डेड मेम्ब्रेन है ना, इसके अंदर हमारी एरोबिक रेस्पिरेशन होती है। अच्छा, अब एक और चीज़ है जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। अब कुछ सेल्स के पास ना माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। तो अब ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया का क्या मतलब है कि अब इन सेल्स की एनर्जी इनमें से जो रिलीज़ होगी वो ज़्यादा होगी। अब वो ज़्यादा एनर्जी क्यों रिलीज़ होगी? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा है, क्रिस्टल ज़्यादा हैं, तो ज़्यादा हमारी एरोबिक रेस्पिरेशन होगी। तो ये वो सेल्स होते हैं जो कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व्ड होते हैं, जैसे कि हमारे रूट हेयर सेल्स हैं। अब इनको एक स्पेशल एनर्जी चाहिए होती है, इनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है इनका इसको काम करने के लिए। क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए हमें जो है वो एनर्जी चाहिए, मिनरल्स को हमें
जो है वो पानी को और मिनरल्स को हमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट करने के लिए लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में लेके आना होता है। तो उस केस के लिए जो है ना वो हमें क्या करना होगा, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और एनर्जी हमने ये पढ़ी थी ना लास्ट टाइम कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, रिस्पायरेशन की रिक्वायरमेंट होती है। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट तो वो कर रहा है, लेकिन रूट हेयर सेल्स, लेकिन जो रूट हेयर सेल्स के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट तो कर रहा है, लेकिन उसको एनर्जी कहाँ से मिल रही है? वो ये जगह है जहाँ से उसको एनर्जी मिल रही है, माइटोकॉन्ड्रियन से। अच्छा, अब जो सेल्स जिन सेल्स के अंदर हमारे पास ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया है, उन सेल्स के अंदर जो है फिर एनर्जी भी ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। मसल्स के अंदर मसल सेल्स होते हैं, जैसे कि आपके पास एक रूट है सेल्स की एग्जांपल हो गई, एक विलाय हो गया, विलाय हम आगे जाके भी पढ़ेंगे। उसमें जो है आपकी ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन होती है, फिर स्पर्म सेल्स हो गए, उनको बहुत ज़्यादा मूवमेंट की नीड होती है, जिसकी वजह से उनको एक्सेस में एनर्जी चाहिए होती है। तो जहाँ-जहाँ ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी ना, वहाँ-वहाँ आपके माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होंगे।